विधि पर जिसका असर आने वाले समय पर पड़ने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज के 1 साल पूरे होने पर चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर, क्योंकि दीपक बैज जब अध्यक्ष बने तो उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहला विधानसभा चुनाव जिताना और लोकसभा चुनाव जिताना। ये दोनों चुनौतियों में वो असफल हुए हैं, लेकिन उनके जोश को, उनके जो लड़ने का मादा है, उसको देखकर लगता है कि वो अभी हारे नहीं हैं, उनका जज्बा अभी भी जीत रहा है। ऐसे में कांग्रेस की नैया किस तरीके से इस डगर को पार करेगी और स्थानीय निकाय चुनाव में किस तरीके से बैज काम करेंगे, इसी पर आधारित है आज की ये चर्चा, जिसका शीर्षक हमने दिया है बैज कितने बेस्ट। तो कितने बेस्ट हैं बैज, आज हम इसी को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए युवा नेता और प्रवक्ता विपिन मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे दर्शकों को समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमने बता दिया कि इस तरीके के गतिविधियां चल रही हैं, बयान कैसे आ रहे हैं, दावे कैसे किए जा रहे हैं, और 2 बस्तर के लीडर अपनी अपनी पार्टियों को संभाल रहे हैं। जब दीपक बैज कांग्रेस को और किरण देव बस्तर से आकर भाजपा को, तो दोनों की तुलना भी करेंगे कि किस तरीके की लीडरशिप है। तो पहली प्रतिक्रिया हम अनिरुद्ध दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं ताकि विश्लेषण में ज़्यादा आसानी हो। दुबे जी, दीपक बैज ने 1 साल पूरा कर लिया है, पर उनकी टीम और वो खुद अब आगे की सोचने की बात कहते हैं, पिछली बातों को भूलकर ये 2 चुनाव जो बड़े आने वाले हैं, स्थानीय निकाय चुनाव, उसमें भाजपा को हराने की वो बात कहते हैं। कितना दम लगता है इसमें, या दीपक बैज की नैया डगमगा रही है? देखिए, जहां तक के क्या है कि नगरीय निकाय चुनाव की बात मेन किसी भी जो है प्रदेश अध्यक्ष, किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जो आकलन होता है वो विधानसभा चुनाव के समय में होता है और लोकसभा चुनाव के समय में होता है। ये दोनों चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जो भी नतीजा सामने रहा, तो दीपक बैज जी के नेतृत्व में दोनों चुनाव यानी विधानसभा और लोकसभा जो है कांग्रेस हारी, और आज उनके कार्यकाल को जो है 1 साल हुआ। लेकिन गौर करने लायक बात थी कि 1 साल का जो है उनका कार्यकाल पूरा जो हुआ, और उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आज राजीव भवन में हुई, तो संचार विभाग, मीडिया संचार विभाग के जो है अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगली सरकार भी जो है दीपक बैज जी के नेतृत्व में बने, यानी कि आसार यही है कि अभी दीपक बैज जी बने रहेंगे। और जहां तक दीपक बैज जी का जो है, मतलब आपने कहा कि नैया डगमगाएगी या बनी रहेगी, तो मैं दीपक बैज जी के बारे में ये कहूंगा मोहन जी कि वो सुर्खियों में तब आए, मतलब वैसे तो उनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी, यूथ कांग्रेस के समय में, जोगी जी के शासनकाल के समय में, लेकिन सुर्खियों में आए जब वो चित्रकूट से जो है 2013 में विधायक बने, और सदन में उनकी मौजूदगी प्रश्नकाल ध्यानाकर्षण के दौरान दिखा करती थी, और उनकी योग्यता को जो है भूपेश बघेल जी ने समझा था। यही कारण है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाया और वो लोकसभा चुनाव जीते, बस्तर से और दिल्ली पहुंचे, और राहुल गांधी जहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो कई ऐसी तस्वीरें आई कि जहां पे नारे लगाते हुए राहुल जी के बगल में या पीछे में खड़े नजर आए, मतलब उनकी अहमियत बनी रही। लेकिन एक चीज देखिए, गौर करने की बात है जो कांग्रेस की, आदिवासी राज्य, हालांकि यहाँ पे ओबीसी की होता था, एक जो है सवाल पैदा होता था कि जो क्या पार्टियां वास्तव में आदिवासियों का इस्तेमाल करती हैं, और जब भी चुनाव होता था तो आदिवासी एक्सप्रेस चलती थी, उसमें फिर कोई कांग्रेस भाजपा नहीं रहता था, और कहीं मन से सब आपस में ही एक नजर आते थे। तो जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो उसने तो विष्णुदेव साय जी जो आदिवासी नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया, मतलब राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ। कांग्रेस ने भी अपनी तरह से महत्व समझा। पहले मोहन मरकाम जी को उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद फिर दीपक बैज जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन क्या भविष्य में अगर कहीं जो भी होगा, अगर कहीं, अभी तो खैर बहुत दिल्ली दौर है, मतलब आगे सरकार बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन क्या है कि कांग्रेस में भी भविष्य में आदिवासी नेताओं को इतना महत्व मिलेगा जितना भारतीय जनता पार्टी देकर साबित कर चुकी है, ये आगे देखने लायक बात रहेगी। ठीक है, तो एक तरीके से दीपक बैज को आने वाले चुनाव में कमान संभालनी है, इस बात को बैज भी समझते हैं, और इसीलिए
आलोचनाओं को किनारे करके वो आगे बढ़े जा रहे हैं। चलते हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस इसको लेकर कितना संतुष्टि का भाव रखती है जब उनका 1 साल का कार्यकाल हो गया है? विपिन जी, बीजेपी को आपने सुना, अभी केदार कश्यप भी कह रहे थे, किरण देव भी बता रहे थे कि भाई हम तो लगातार जीत रहे हैं और इनकी तो 2-2 हार हो चुकी है, क्योंकि 1-2 हार के बाद तो बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि भाई इनके नेतृत्व में हार हुई है, नए को मौका दो। ये क्या मौका मिलेगा नए को या दीपक बैज ही संभालेंगे कमान? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2023 का जो चुनाव हुआ था, हम कोई ज्यादा मार्जिन से नहीं हारे हैं। हमारे 35 विधायक हम जीत के आए। कुछ सीटों में हम 17 वोटों से हारे, जो कांकेर की सीट थी, पत्थल गांव की सीट थी, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा है। और लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश है उसको शिरोधार होना चाहिए, उसको स्वीकार करते हैं और दीपक बैज जी संघर्ष करेंगे। और बहुत अच्छी चीज है कि राहुल गांधी जी खुलेआम अपने मंच से, अपने भाषणों से कहते हैं कि जो ये आदिवासी है ना, ये हिंदुस्तान का आनर है, ये मालिक है, और छत्तीसगढ़ का अगर कोई मालिक है तो यही दंडकारण, यही पूरा जहां रामचंद्र जी ने वनवास किया था, ये वही बस्तर है। तो आदिवासियों, यहाँ के एक्चुअल तो आदिवासी ही हैं, बाकी तो कोई 50 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 200 साल पहले है, ये उनका प्रदेश है। और आदिवासी बहुत ही मजबूत होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और माननीय दीपक बैज जी ने जिस तरह से मजबूती से चित्रकूट के अंदर में पहली बार विधायक बने 2013 में, उसके बाद दोबारा विधायक बने 2018 में, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में उनको सांसद का चुनाव दिया, जहां की बस्तर से कई सालों से राज्य बनने के बाद हमारे सांसद नहीं हुआ करते थे, दीपक बैज जी सांसद बन के आए। लेकिन सरकार तो उन्हीं के उसमें गई है कमान में, भाई वो सरकार जो कि 75 विधायक वाली थी। देखो, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सरकार आना और सरकार जाना। भाई सरकार चली गई ठीक है, लेकिन हमने मजबूती से मेहनत किया, हमने सारे बूथ में, सारे ब्लॉकों में, सारे जिलों में, भाई हमारी 35 विधायक बने हैं और हार जीत लगा रहता है। अगर कोई गलती हो गई होगी तो फिर से मेहनत करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। 2028 में हम सरकार बनाएंगे प्रदेश के अंदर में। ठीक है, चलिए, ये एक नया संकल्प है और इसी बात को दीपक बैज भी दोहरा रहे हैं। बीजेपी कैसे देखती है ये युवा नेतृत्व जो कि बस्तर से आता है और इस बार उसने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, संगठन को मजबूत करने का बीड़ा उठाया हुआ है? चौहान जी, चुनौती तो है, आदिवासी नेतृत्व को लगातार कांग्रेस आगे बढ़ाए हुए है और दीपक बैज जैसे युवा चेहरा, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? स्थानीय निकाय चुनाव अभी आने वाले हैं। देखिए तिवारी जी, चुनौतियां जो होती हैं वो काम से होती हैं, नाम से नहीं होती हैं, सबसे बड़ी बात ये। और दीपक बैज जी तो 1 साल से पिट रहे हैं, इनका तो कुछ भी अंश नहीं। कोई 10-10 साल से इनके केंद्रीय नेतृत्व में पिट रहा है, उसको पता नहीं, उसका आप आकलन लगाएंगे तो दीपक बैज की पिटाई जो है वो तो बहुत कम आंकी गई। रही बात, दीपक बैज जी इतने ही सर्वमान्य नेता होते तो अपने ही क्षेत्र में वो बहुत बुरी तरह क्यों हार जाते, मेरा ये कहने का मतलब है। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने आदिवासियों की कही कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आदिवासी ये हैं, आदिवासी वो है, हमारे मालिक हैं आदिवासी। कथनी और करनी में फर्क है आपका। आप द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बन रही थी तो तब आपका ये मतलब ऐतिहासिक और ये मतलब आपकी विचारधारा कहाँ थी आपकी विचारधारा? आप तो दूसरे पक्ष में थे, आप तो द्रौपदी मुर्मू जी के विरोध में खड़े हुए थे। जब आरक्षण था, आरक्षण के खिलाफ आप लोगों ने अपने ही आदमियों से वहां पर याचिका दायर करवाई थी और जब आरक्षण रुक गया तो उनको पुरस्कारित सहित एक जन को आपने अध्यक्ष बना दिया और दूसरे को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। ये तब कहां गई थी आपकी ऐसी विचारधारा? ऐसे महान आपके विचार जो है वो कहां चले गए थे राहुल गांधी जी के? या तो राहुल गांधी जी अलग चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के नेता आप लोग क्या अलग चल रहे हैं। और रही बात दीपक बैज जी की, दीपक बैज जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है अपनी मतलब गंतव्य की ओर। उन्होंने आते ही सार विधानसभा में
विधानसभा में जैसे ही वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो उनसे ही तू मैं हो जाती है, प्रभारियों के साथ तू मैं हो जाती है, अन्य नेताओं के साथ तू मैं हो जाती है। दूसरी बात, आप विधानसभा लड़ाते हैं, विधानसभा में आपका कहीं रोल दिखाई नहीं देता है, कुछ करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, आप साइड लाइन कर दिया जाता है आपको। आज भी दीपक बैज से ज्यादा भूपेश बघेल हमारे को बाइट देते हुए दिखते हैं, जबकि पीसीसी अध्यक्ष जो है वो दीपक बैज है। जब आपकी सत्ता नहीं होती है तो संगठन मेन होता है, संगठन तो इन लोग के लिए कहीं कुछ है ही नहीं। दूसरी, तीसरी बात, चौथी बात, और सबसे मेन बात ये भी है तिवारी जी, हास्यास्पद बात भी है कि आपने विधानसभा तो हारा, अब उसके बाद लोकसभा आता है, और लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये हमारे को समझने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को कितना आशीर्वाद मिला और इनको कितना आशीर्वाद मिला। तो विधानसभा से लोकसभा में 76 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जिसमें विधानसभा में जितनी परसेंटेज मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उसमें लगभग 76 सीटों में ज्यादा वोट मिले। ये एक और पायदान दीपक बैज जी का आ जाता है, और आगे आगे नए नए कीर्तिमान ये स्थापित करेंगे, इसकी हमारे को उम्मीद है, जो कि ये चलता रहता है। और लेकिन ये लोग परफॉर्मेंस पे नहीं, पराक्रम पे नहीं, परिक्रमा पे विश्वास रखते हैं। जैसे इन्होंने खुद बोला, नहीं हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि दीपक बैज जो है वो पीछे खड़े हुए थे, दिखाई देते थे अपना इनके राहुल गांधी जी के। तो ये दिखाई देता है कि आप पराक्रम नहीं, परिक्रमा क्या की जय होती है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में, और आप परिक्रमा करते जाएं। आपका पराक्रम तो दिख ही रहा है, विधानसभा में दिख गया, लोकसभा में दिख गया, और उसके बाद कितने लोग वहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी से पलायन कर गए। या तो आप जवाबदारी लें कि आपके कार्यकाल में इतने लोग कहां से कैसे पलायन कर गए। ये सब चीजें देखने के योग्य है। कोई आया तो नहीं कांग्रेस में, लेकिन गए बहुत ज्यादा, थोक के थोक लगभग 5400 कार्यकर्ता दीपक बैज पिछले एक साल में 5400 कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां से मुक्त होके दूसरी पार्टी में चले गए। मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूं कि बीजेपी में गए, दूसरी पार्टी में भी गए। ये तो इनके तमगे हैं, ये तो इनका पराक्रम है, ये तो इनकी खूबियां है, इसीलिए तो इनको बिठा के रखा हुआ है। क्योंकि भैया जब हम मतलब राहुल गांधी जी को झेल रहे हैं, तो आपको दीपक बैज को तो झेलते ही रहेंगे। तो आप लोग कोई चुनौती मान के नहीं चल रहे हैं? दीपक बैज चुनौती है कि नहीं भाजपा के लिए? आप खुद बताइए कि जिसका परफॉर्मेंस ऐसा हो, 5400 कार्यकर्ता पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से सिर्फ पिछले एक साल में छोड़ के गए हो, विधानसभा पूरी तरह आ रहे हैं, उसके बाद लोकसभा जब आते हैं तो 76 सीट में उससे भी कम, ऐसी बातें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हर चौक चौराहे में सुनने मिलेगी। एक तरीके से ये वो ताने हैं जो कि छाती पे सीधे गड़ जाते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल डाउन हो रहा है, कैसे आगे बढ़ाएंगे? दीपक बैज जी जो कह रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे? विपिन जी देखिए, सूपा बोले तो बोले, चलनी बोले, जहां मोदी और शाह के पैकर्मा के बिना ये तो चरण चुंबक बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जिस हिसाब से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा में आ गए हैं, मतलब कांग्रेस भाजपा में हो चुकी है। इनके कहने का मतलब ये बोल रहे हैं ये कि अब कांग्रेस मतलब भाजपा को कांग्रेस के लोग चला रहे हैं। ऐसी बात मत करिए चौहान जी, पहले आप पर पार्टी छोड़ के कुछ लोग गए तो हैं। अरे पार्टी, कई सारे सांसद तो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, उनको क्यों नहीं बताते भैया? ये हरियाणा में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, पूरे देश के अंदर में अब नहीं कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब नहीं कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, राम भगवान ने भी इनको आशीर्वाद नहीं दिया, अयोध्या के अंदर में हार गए ये। तिवारी जी, मैं तो ज्यादा देखो, मैं तो बहुत लाग लपेट वाली बात नहीं करता, मैं बहुत एकदम स्पष्ट तौर से बात करता हूं। और देखिए, हार जीत लगा रहता है राजनीति के अंदर में, कौन सी बड़ी बात है?
भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे, तो इसमें बड़ी जीत क्या, हार जीत लगा रहता है। हाँ भैया, लेकिन हम लोग, हमारी 5 साल सरकार रही 18 से लेकर 23 तक, लेकिन हम 15 सीट में नहीं सिमटे। 15 साल इनकी सरकार थी, 15 सीट में सिमट गए थे। शर्म ना आनी चाहिए थोड़ी सी। चुल्लू और मतलब एक कहावत है ना कि सूपा बोले तो चलनी बोले, जिसके 36 सेठ। तो नहीं, हम यहाँ किसी आक्षेप नहीं कर रहे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषण है दीपक बैज के राजनीतिक विश्लेषण। भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक, हम चुनाव हारे हैं, लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, भाई जनता ने हमें जनादेश जो दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। आगे का प्लान बताइए। चलिए, ये तो हो गया। आगे का प्लान, हम नगरीय निकाय चुनाव भी जीतेंगे। इसके पहले भी हमारी जब विपक्ष में थे 15 साल, चाहे रायपुर नगर निगम हो, कई नगर निगम चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और रहा सवाल जिला पंचायत का चुनाव, सरपंचों का चुनाव, हम सबसे ज्यादा जीत के आए थे। ठीक है, और दुगने ताकत से हम मैदान में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। दीपक दावे में कितना दम है, दुबे जी बताएंगे। दुबे जी, ये दावे हम अभी दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन के आए, हमने ही सवाल किया था, उन्होंने बताया कि हम जीत रहे हैं, और यहाँ भी दावे हो रहे हैं। बीजेपी के अपने तर्क हैं। क्या लग रहा है, दोनों तर्कों को अपने पैमाने में आप आंकेंगे तो कहाँ पर जाकर ये चीजें सही हो सकती है? कहाँ की जीत के बारे में आपका सवाल है? ये दोनों दावे जो आगे स्थानीय निकाय चुनाव को लेके हो रहे हैं। जहां तक के मोहन जी स्थानीय निकाय चुनाव की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से जो है खबर चलकर आ रही है कि जो इस बार महापौर और पालिका अध्यक्ष जो भी उसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष होगा जनता के बीच से। मेरी व्यक्तिगत राय है कि वास्तव में जनता के बीच से ही होना चाहिए। जो जनता के बीच से जो चुनकर महापौर या पालिका अध्यक्ष जो भी जो आता है उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपना एक असर होता है। लेकिन आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी की। जब उनसे सवाल हुआ, और आज ये सवाल मेरी तरफ से ही हुआ कि आप जो ये बताएं कि चुनाव जो है प्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए, यदि अगर प्रत्यक्ष तरीके से होता है तो आपकी सरकार कब निर्णय ले पा रही है। लेकिन इस पे क्या है कि आज किरण सिंहदेव जी की तरफ से खुलकर कोई जवाब नहीं आ पाया। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव का अपना एक अलग वो रहता है, अप्रत्यक्ष का अपना एक अलग रहता है। मैं खुद प्रत्यक्ष जीत कर आया था, क्योंकि 50-50 चांस है, यानी 50-50 चांस। तो कहना ये है कि जहां तक के मुझे लगता है कि भले जो भी हो, लेकिन किरण सिंहदेव जी का कम से कम इस सवाल पे, चूंकि वो नगरीय निकाय की राजनीति कर चुके हैं, तो जवाब जो है खुलकर और खुले तौर पे आना था, और ठोस दावे के साथ, दमदारी के साथ आना था। और देखिए, राजधानी रायपुर में बैठे हैं मोहन जी, और देखिए क्या है कि एक समय था भारतीय जनता पार्टी को बहुत फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था यहाँ से, मतलब है कि बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे कद्दावर नेता, राजेश मूणत जी जैसे कद्दावर नेता, मतलब यहाँ की 3-3 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी की होती थी, 4 में से विधानसभा, तो महापौर जो है कांग्रेस का जीत के आता था। किरण मी नायक जी जीती, प्रमोद दुबे जी जीते, उनकी अपनी काबिलियत है। मुझे इन लोगों की काबिलियत पर कहीं कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो जो चुनाव हुए उसमें कई तरह के सवाल खड़े होते थे। तो कम से कम ये कि भारतीय जनता पार्टी का अब जो है एक जो है, क्या कहना चाहिए, एक जो परिदृश्य जो भी निकाय चुनाव में सामने आए, तो मतलब बहुत सोच समझकर जो है रणनीति के तहत काम करें तो अच्छा है। लीडरशिप से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मान रहे हैं क्या कि दीपक बैज की लीडरशिप है या किरण देव की लीडरशिप, इससे ज्यादा वहां के स्थानीय समीकरण काम करेंगे? निश्चित रूप से मोहन जी, आज की जो चर्चा शुरू हुई और आपने दीपक बैज जी को लेकर सवाल किया, तो मैंने कहा ना, और जो भी जिस स्तर पर मैंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन निकाय चुनाव का अपना अलग समीकरण होता है, और उसमें जो है चेहरा बहुत काम करता है। और एक लाइन में दीपक बैज जी पे आप आ गए, उनके बारे में भी मैं बोल देता हूँ। जहां तक कि दीपक बैज जी की बात है, तो एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और जब एक कठिन चुनाव था इस बार का, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एकदम हड़कंप पैदा कर दी थी आखिरी में। 4 साल तो सन्नाटा रहा, लेकिन पता नहीं 2023 में क्या हुआ। उस स्थिति में कम से कम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए चित्रकूट सीट से दीपक बैज जी को चुनाव नहीं लड़ना था, और सारी सीट पर उनकी जो उपस्थिति बहुत जरूरी थी। और दूसरी बात, मैं एक चीज और कहूंगा मोहन जी बैज जी के बारे में, आखिरी लाइन है, सदन में आपने भी उनको बोलते देखा, मैंने भी बोलते देखा, विधानसभा में अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज जब भी कभी वो प्रेस से मुखातिब होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उनको जो है पूरा जो है लिखा हुआ, पूरी जो स्क्रिप्ट है उस पर बोलते हुए देखा जाता है। तो कम से कम एक जो है बहुत, जिस व्यक्ति में संभावनाएं हैं, तो मतलब है ना, उससे बहुत सारी फिर अपेक्षाएं भी हैं। तो इस लाइन पे भी जो है उनको विचार करना चाहिए।
ठीक है, चलिए दीपक बैज के नेतृत्व को एक किनारे रखते हैं, लेकिन बीजेपी क्या दीपक बैज के असफलताओं से ही फायदा उठाने का सोचती है? आने वाले चुनौतियों को वो कैसे देखती है? चौहान जी, दीपक बैज जी हार गए हैं या उनका नेतृत्व कमजोर है, इसी का फायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? बीजेपी उनके भरोसे है क्या? आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने दीपक बैज जैसे कमजोर नेतृत्व है इस वजह से कांग्रेस को वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया? ये तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, वो जानती है कि किसको कहां वोट देना है। हम 2018 को भी नहीं भूले और 2019 के रिजल्ट को भी नहीं भूले, जब हम तीनों राज्यों में हार गए थे और 65 सीटों में, लोकसभा की 65 सीटों में हम फिर से 62 सीटें लेके आए थे। ये छत्तीसगढ़ की जनता, एमपी की जनता और राजस्थान की जनता बहुत अच्छे से जानती है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। उसके बाद वो किस चुनाव में किसको क्या वोट देना है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि अलग अलग चुनावों से अलग अलग लोग प्रभावित होते हैं, रणनीतियां प्रभावित होती हैं और वैसे ही जो अलग अलग जो चुनाव है उसको अलग अलग नजरिए से भी छत्तीसगढ़ की जनता, जागरूक एक जनता, वो देखती है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने सिर्फ दीपक बैज के कारण नहीं, दीपक बैज तो एक और पार्ट है कि आपकी जो कार्यशैली है उस पे ये डिपेंड करता है कि आप दीपक बैज जैसे लोगों को आप बागडोर संभालने के लिए देंगे, जिनमें पराक्रम नहीं परिक्रमा सिर्फ दिखती है। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कामों पे, जो उन्होंने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई पिछले 5 साल मोदी जी के कामों में, और मोदी जी के उसके बाद भी हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, जो केंद्र ने डेवलपमेंट किया। कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया, उनके खुद ही उनके उप मुख्यमंत्री बोला करते थे 36 में हमने 12 वादे पूरे किए, 12 वादे अभी अधूरे हैं और 12 वादों को हमने हाथ नहीं लगाया। आपसी इनकी रंजिश, आपसी इनकी गुटबाजी, उसके चलते क्या होता है तिवारी जी, जो मंत्री हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को देखा, पंचायत मंत्री को देखा और उसके बाद हमने गृह मंत्री को देखा, तो ये काम ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरे मंत्री हैं वो भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो उससे वो सभी चीजें जो है, इसीलिए सिर्फ 2 मंत्रियों को छोड़ के बाकी सब मंत्री हार गए। तो छत्तीसगढ़ की जनता ये बहुत बखूबी जानती है कि नेतृत्व तो आपका कुछ भी हो, लेकिन आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपको काम करने के लायक वो नेतृत्व है कि नहीं है, वो बाद में देखती है कि नेतृत्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पहले काम देखती है। व्यक्ति से ज्यादा काम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति से ज्यादा पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इन्हीं सब बातों को देखकर पार्टियां फैसला लेती है। आखिरी 30 सेकंड दे देते हैं विपिन जी को। विपिन जी, ये सारी चीजों में जो आलोचनाएं हैं, जो खामियां हैं, उसे दूर करके कांग्रेस क्या नए संकल्प के साथ नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकेगी? जल्दी देखिए, कांग्रेस पार्टी का विजन एकदम क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना है। रहा सवाल, मुझे वो चंद लाइनें याद आती हैं कि जब 17 लास्ट हुआ करता था और 18 में विधानसभा चुनाव होना था, तो उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा था ऑफिशियली तौर से कि 1 साल आप कमीशन लेना बंद कर दीजिए। मतलब 15 साल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इनकी 15 साल की सरकार थी और इसलिए 15 सीट में सिमट गए थे। रहा सवाल, कांग्रेस का विजन क्लियर है, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे गांव में सरपंचों का चुनाव हो। भाई, अगर हार हुई है उसको हमने स्वीकार किया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा। चलो, आपने मान लो आप इस बार आपकी यहाँ पर 10 सीट आ गई लोकसभा के अंदर में, लेकिन हमारा जो वोट परसेंट है बढ़ा है। 11 लोकसभा में हमारा वोट परसेंट बढ़ा है। भाई, हार जीत लगा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन मुझे वो बात याद आती है मोदी जी की कि अब की बार 400 पार कहना ही भूल गए भाई चुनाव के चरणों में। चलिए, ये तो जनता का जनादेश है और किसी को सम्मान, किसी के हिस्से में अपमान जैसी चीजें आती हैं, लेकिन जनादेश को सबको स्वीकार करना चाहिए। ये चर्चा और कई बार होती रहेगी, क्योंकि दीपक बैज ने अभी 1 साल पूरा किया है, उन्हें आने वाले समय में कई चुनौतियों से निपटना होगा। भाजपा की अपनी तैयारी है, कांग्रेस की अपनी तैयारी है, हम इस पर नजर
बना के रखेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ विपिन मिश्रा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। के.एस. चौहान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी बने हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।